अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद एकेडमी 2.0 पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि पहले हमने बता भी दिया था कि इंडियन ज्योग्राफी से हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में या एग्जाम वनडे एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर पेट का एग्जाम हो, या सीटेसल का एग्जाम हो, या फिर एमटीएस का एग्जाम हो। सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम इंडियन ज्योग्राफी जो लेकर के आए हैं, ये बहुत इस समय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ढूंढ करके अपने हाथों से लिख करके लाया हूँ। देखिए दोस्तों, हम ज्यादा उलूल जुलूल फुल की बातें नहीं करेंगे ज्यादा। आपको अगर वीडियो समझ में आइएगा तो देखिएगा, वरना सीधे जाकर के शयन कक्ष में, विश्राम कक्ष में आराम से सो जाइएगा। ठीक है, तो सीधा मुद्दा की बात करेंगे, ज्यादा हम अपनी विस्तार पूर्वक बात नहीं करेंगे। उससे पहले हम अपनी बाड़ी को दो पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न की ओर स्थानांतरण करेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो शेर हो दोस्त, सिंहासन की चिंता ना करो, जहां बैठो वहीं आपकी सिंहासन लग जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत भारत का जो हमारा अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत का हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो उससे पहले हम समझ लें कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। इसके बारे में पहले हम समझ लें क्या होता है। जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, ये हमने बना दिया पूरी की पूरी पृथ्वी हमने बना दिया। ये पृथ्वी जो हमने बनाया, जो इस पर एक रेखा खींची गई है, एक समांतर रेखा खींची गई है, जो इस पे ऐसी रेखा खींची गई है इस पृथ्वी पे। तो ये रेखा जो खींची गई इसमें, ये रेखा आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वी में ऐसी रेखा खींची। ये जो खड़ी वाली जो रेखा हमारी है, इसे कहते हैं देशांतरीय विस्तार। और जो हमारी ये पड़ी हुई जो लाइन है हमारी, ये पड़ी हुई जो लाइन हमारी है, इसे हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, ये हमारी अक्षांशीय विस्तार है। जो हमारी खड़ी हुई लाइन है वो देशांतरीय विस्तार है, और जो पड़ी हुई जो लाइन है ये अक्षांशीय विस्तार है। इसकी संख्या 180 है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर ये होता है। ये हमारा देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार। आप विस्तार समझ गए कि ये क्या है, ये कौन सी खड़ी लाइन अक्षांशीय है कि विस्तारीय है, ये आप लोग जान चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। पहले हम पढ़ा भी चुके हैं कि जो हमारी इसे खड़ी लाइन है ये हमारा देशांतरीय है, और जो हमारी पड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है, ये हमारा अक्षांशीय है, ये अक्षांशीय है। तो अब बात करेंगे कि हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड से नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये जो अंतिम हमारा जो दक्षिण भारत में जो अंतिम सबसे लास्ट में जो प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु का जो अंतिम छोर है वो कन्याकुमारी है। ऐसे अगर हम ऊपर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर है। एक जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट छोर हमारा है वो इंदिरा काल है। ऐसे अगर हम पूर्वांचल में अगर बात करें तो हमारा पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सबसे लास्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे लास्ट में हमारा किबिथु पड़ता है। सबसे लास्ट में जो हमारा है किबिथु है। अगर हम पश्चिमी में बात करें तो गुजरात पड़ता है। पश्चिमी में हमारा जो राज्य है वो गुजरात पड़ता है। पर गुजरात में सबसे लास्ट जो हमारा बिंदु है वो गौर माता पड़ता है। वो गौर माता सबसे लास्ट में है। अगर पूर्वी देशांतर अगर देखा जाए, पूर्वी देशांतर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारी पूर्वी देशांतर है। ये पूर्वी देशांतर है। ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। इससे जो हम कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड, ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कहते हैं। ये जो हमारा, ये जो भी बताए थे दोस्तों उससे पहले कि हमारी जो पड़ी लाइन जो है
ये है, ये हमारा क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है। और जो हमारी खड़ी खड़ी जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, ये देशांतरीय विस्तार है। तो फिलहाल आप लोग समझ ही गए होंगे। और बाकी भारत का जो संपूर्ण भारत का जो वर्गफल है, जो क्षेत्रफल है, ये आप सब लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल है। और उस भारत का जो क्षेत्रफल है इतना है। और ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये सब तो आप जानते हैं कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो हमारा जो उत्तर से दक्षिण जो हमारा है यह है 3214 किलोमीटर। और जो हमारा पूरब से जो पश्चिम है यह हमारा पड़ता है 2933 किलोमीटर। ये आप लोग जान ही चुके हैं। ये हमारा कितना है 3214, ये हमारा पड़ता है 2900, ये हमारा पड़ता है 2933 किलोमीटर। दोस्तों अगर इसी में हम बात करें तो एक हमारा यहाँ पर सुदूर पॉइंट पड़ता है, और जो सुदूर पॉइंट हमारा है ये 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है उत्तरी अक्षांश पे। ये उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। ये जो सुदूर पॉइंट हमारा है जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर पूछा जाए इंदिरा पॉइंट का, जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, जो बुड़ चुका है, और जो पूछा जाए फिर इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम हमारा है पिगमेलियन पॉइंट। इसको पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। तो आप समझ गए दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 आते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बताइए। जो केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी बतानी है हमें, ये सारे राजधानी जो हैं ये सारे केंद्र शासित प्रदेश की ही राजधानी सामने है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर हमारा है ये अंडमान और निकोबार की राजधानी है। अगर करावती हम बात करें, करावती की जो राजधानी है वो क्या है, वो लक्षद्वीप है। अगर हम फिर बात करें लेह की, अगर बात करें तो हमारा कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है। लेह हमारा लद्दाख में पड़ता है। अगर दमन की हम बात करें तो हमारा दादर और नगर हवेली की ये राजधानी है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। डी जो हमारा है, ये दमन जो हमारा है ये दादर और नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं। ये है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो हम बात करेंगे जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जैसे शरावती नदी जो जलप्रपात, ये शरावती जो नदी है, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जोग गरसप्पा बांध जो है हमारा जो जलप्रपात है, जोग जिसे गरसप्पा कहते हैं, गोपा जो हमारा जलप्रपात है ये पड़ता हमारा है, ये पड़ता है एक कर्नाटक में पड़ता है। और उसके बाद में फिर हम बात करें कावेरी नदी, एक कावेरी नदी पर हमारा, कावेरी नदी पर जो है इस पे कौन सा बांध पड़ता है, तो कावेरी नदी पर हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है। ये हमारा ऑप्शन जो हमारा है, राइट ऑप्शन हमारा बी है। ये जो बी हमारा शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर पड़ता है। उसके बाद अगर नर्मदा नदी पर देखा जाए अगर, तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये धुआंधार जो हमारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। फिर अगर मांडवी नदी की अगर हम बात करें, मांडवी नदी पर हमारा कौन सा जलप्रपात पड़ता है, तो मांडवी नदी पर हमारा पड़ता है दूध सागर। कौन सा जलप्रपात पड़ता है,
दूध सागर जो है, ये दूध सागर जो जलप्रपात है ये हमारी मांडवी नदी पर पड़ता है। किस प्रदेश में स्थित है? अगर हम प्रदेश का नाम पूछ ले तो प्रदेश का नाम भी साथ साथ में उसको याद रखना कि कौन से प्रदेश में पड़ता है। ये प्रदेश का नाम है गुजरात। जो गुजरात है, गुजरात हमारा जो है गुजरात है, ये गुजरात में हमारा दूध सागर जो मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी पर हमारा दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो पहले हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो हमारा है क्या है। एक कर्क रेखा जो हमारी है, ये कर्क रेखा जो हमारी है, एक कर्क रेखा जो हमारी 23.5 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। फिर इसी में अगर कर्क रेखा में हम बात करें तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली से कौन सी नदी है? तो माही नदी है। माही नदी है। ये नदी कहाँ पड़ती है? तो ये नदी राजस्थान में पड़ती है। ये नदी राजस्थान में पड़ती है। ये नदी राजस्थान में पड़ता है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो किस किस राज्य से गुजरती है अगर हम बात करें तो टोटल हम बात करेंगे किस किस राज्य से गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात, फिर उसके बाद में देखेंगे राजस्थान, फिर उसके बाद देखेंगे एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, उसके बाद देखेंगे हम झारखंड, फिर उसके बाद देखेंगे हम पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल देखेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल देखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो हमारा हम पहुंच जाते हैं बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश जो हमारा है यहाँ पहुंच जाते हैं। अब बांग्लादेश से फिर हम भारत में एंट्री मारते हैं और किस प्रदेश में जाते हैं? वो त्रिपुरा में जाते हैं। त्रिपुरा से फिर मिजोरम में जाते हैं। फिर हम मिजोरम में जाते हैं। तो कितने प्रदेश से हम गुजरे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर ये बांग्लादेश आता है बीच में। फिर भारत में एंट्री मारते हैं त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो कितने प्रदेश हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों आप लोग तो इतना इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं तो ये कर्क रेखा कितने देश मतलब राज्य से स्टेट से गुजरती है, ये मैप आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारा पहले गुजरात पड़ेगा, फिर राजस्थान पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर झारखंड पड़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर त्रिपुरा पड़ेगा, फिर मिजोरम पड़ेगा। ये सब माइंड में आना चाहिए था। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, अब इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन हमारा है गुजरात, तो इससे गुजरती है, यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, इससे भी गुजरती है, बताने तो पहले त्रिपुरा से भी गुजरती है। मणिपुर, मिजोरम। अच्छा बचपन में आप इससे पहले जब कहीं भी लोग पढ़ते थे ट्रिक ढूंढते थे कि मित्र पर गमछा झार। अगर मित्र पर गमछा झार तो ये ट्रिक जो है तो गई भैंस पानी में। ये ट्रिक कोई काम का नहीं है, अगर अभी पूछा जाए कि क्रम वाइज से आप बताइए तो क्या करेंगे आप? क्रम वाइज से भी नहीं बता पाएंगे। तो मित्र पर गमछा झार और मां से यहाँ 2 प्रदेश आया, कैसे ट्रिक काम करेगी वहां पे? तो मित्र पर गमछा झार ये ना श्रेणी ना क्रम वाइज बता पाएंगे उत्तर से दक्षिण, इसमें श्रेणी क्रम या समांतर क्रम या क्रम वाइज से नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ट्रिक अब एकदम बेकार है। हम देखेंगे जो मणिपुर है यहाँ से नहीं गुजरती हमारी कर्क रेखा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जो सी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिजोरम से भी गुजरती है, ये भी नहीं होगा। कर्क रेखा जो है ऐसी कौन सी महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ऐसी कौन सी महाद्वीप है जो कर्क रेखा प्लस मकर रेखा प्लस भूमध्य रेखा ये तीनों काटते हैं। ये तीनों उस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती है। तो वो महाद्वीप का नाम है, विश्व का ऐसा हमारा मातृ महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप का नाम है अफ्रीका,
अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जो वहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखा वहां से गुजरती हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता है, और कितने प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं, पहले वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता। तटीय सीमा मतलब ऐसा प्रदेश जो समुद्र के तट पर स्थित हो, उसे हम तटीय प्रदेश कहेंगे। तो तटीय प्रदेश ऐसा कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से बनाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो गुजरात, फिर यहाँ देखेंगे तो महाराष्ट्र, फिर यहाँ देखेंगे तो गोवा, फिर यहाँ देखेंगे तो हम कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये प्रदेश जो हमारे हैं ये तटीय सीमा बनाते हैं। आप फिर बता रहे हैं कि अगर जो एक माइंड में अगर अपना मैप रखेंगे हम, अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बहुत ठीक है, अगर ये माइंड में नहीं रखेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये इतने जो प्रदेश हैं ये तटीय सीमा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 प्रदेश हमारे हैं, 9 राज्य हैं, ये तटीय सीमा बनाते हैं। इस बार यहां गोवा में देखें तो एक कोंकण कोस्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा का है 4 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों कौन सा नहीं बनाता है? तमिलनाडु तटीय सीमा बनाता है, ये गलत ऑप्शन है। गोवा भी तटीय सीमा बनाता है, ये भी गलत ऑप्शन है। फिर उसके बाद तेलंगाना नहीं बनाता है, ये सबसे राइट आंसर है। राइट आंसर हमारा सी को लॉक किया जाए। क्यों नहीं बनाता है? तेलंगाना जो हमारा है, ये हमारा जो आंध्र प्रदेश पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है तेलंगाना। ये जो कटकर अलग हुआ है तेलंगाना, ये तेलंगाना जो हमारा है ये तटीय सीमा नहीं बनाता है। आंध्र प्रदेश भी बनाता है तटीय सीमा। आंध्र प्रदेश में बताए थे भी, आंध्र प्रदेश ही हमारा तेलंगाना कटा है, तो आंध्र प्रदेश हमारा सीमा पे है, और बाकी जो तेलंगाना दूसरा प्रदेश कटकर बना है वो मतलब तटीय सीमा नहीं बनाता है, जिससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो भारत का हमारा मानक समय रेखा है, जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है हमारे भारत का, वो कहां से शुरू होती है? तो हमारा जो भारत का मानक रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। अब एक ट्रिक इस पे था कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में आंध्र प्रदेश, और फिर छाता से छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। 1 2 3 4, और एक एमपी मध्य प्रदेश एमसी। 1 2 3 4 5, ये 5 जो राज्य हमारे हैं, ये मानक रेखा, जो इस राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है। लेकिन ऐसे कौन से राज्य जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उसमें हमें देखना है। अगर इसको अगर क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद हमारा आता है उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद हमारा आता है आंध्र प्रदेश। ये हमारा क्रम वाइज है। अगर देखा जाए इलाहाबाद से नैनी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, आंध्र प्रदेश इससे गुजरती है। मध्य प्रदेश, इससे हमारा मानक समय रेखा गुजरती है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, इससे भी गुजरती है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड, इसमें झारखंड से नहीं गुजरती है हमारा जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, ये हमारा ऑप्शन
राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये राइट हो जाएगा। उड़ीसा, उड़ीसा से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे अब 5, 5 खत्म हुआ, अब 6 देखेंगे हम। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों जो भारत का हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए दोस्तों, तुम्हारे शादी के लिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम बनाए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े ऑप्शन हम बनाए हैं। अब देखिए जो सीमा का आरोही क्रम है, आरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, जो बढ़ते हुए क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। अब बहुत लोग पूछेंगे, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर क्वेश्चन खराब कर देते हैं, जानबूझ करके क्वेश्चन खराब कर देते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और जब घर पहुंचते हैं, जब गहन अध्ययन करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं तो गलत कर दिया। बहुत खुश रहते हैं फिर भी गलत कर देते हैं। तो फिर नहीं अगर इसको समझ पाएंगे तो गई भैंस पानी में, फिर आप टमाटर के जैसे आप बने रहो। तो इसमें हमारा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल बोलोगे इसी को मार देंगे, कहेंगे बहुत 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 ठीक है, सही है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा डी असेंडिंग ऑर्डर है, ये हमारा क्या है, डी असेंडिंग ऑर्डर है। ये हमारा घटते हुए क्रम में है, और हमें क्या बताना है, बढ़ते हुए क्रम में। ये हमारे अवरोही, अवरोही क्रम में ये आता है हमारा, घटते हुए क्रम में, और हमें क्या बताना है, आरोही में बताना है। आरोही मतलब यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। तो ये तो हमारा गलत हुआ, क्योंकि आरोही पहुंचा, तो ये घटते हुए क्रम है। सबसे बड़ा जो हमारा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चीन, बांग्लादेश, ये तो मिक्स रहे, ये अवरोही अवरोही का ये दोनों मिक्स है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये जो सी नंबर है ये भी मिक्सअप है। ये देखेंगे अगर हम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये हमारे बढ़ते क्रम में है, ये राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये हमारे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम अब 7 देखेंगे। 7 जो हमारा है दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा निर्धारण किस अक्षांश से होता है? जो हमारा मालदीव या मिनिकॉय है उसे हमें सीमा निर्धारण के बारे में बताना है, तो कहां से होता है उसके बारे में हम बताएंगे। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप में पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मालदीव, मालदीव जो हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिकॉय, जो मिनिकॉय है इसकी बात करेंगे। और मालदीव की राजधानी जो है वो करावती है, वो करावती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मालदीव और मिनिकॉय, ये दोनों जीरो को हम जोड़ दिए, एक जीरो ये जोड़े, एक जीरो, ये कितना हुआ, ये हमारा 8 हुआ। तो 8 डिग्री जो चैनल है ये हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में सीमा निर्धारण करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मिनिकॉय और करावती के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है, तो ये 9 डिग्री का बनता है, 9 डिग्री का। राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, ये 9 डिग्री का चैनल जो हम मिनिकॉय और करावती के बीच में हमने बताया। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो हमारा है ये अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार जो हमारा है ये 10 डिग्री चैनल बनाता है। ये क्या हुआ, जो 10 डिग्री चैनल बनाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 49 डिग्री चैनल, ये हमारा यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री का चैनल बनाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा है भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पठार दोस्तों, भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का अगर पठार की हम बात करें तो लद्दाख पठार हमारा नॉर्थ में पड़ता है। ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत इतने में फैला हुआ है, जो दक्षिणी पूर्वी में फैला हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। ये पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार है,
ये सबसे ऊंचा पठार है। अगर दक्कन के हम पठार की बात करें तो दक्कन का जो हमारा पठार है ये सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। ये कितने राज्यों में दक्कन का पठार हमारा फैला? दक्कन का पठार जो हमारा दक्षिण भारत में पड़ता है ये कितने राज्यों में फैला है? ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि और प्रदेशों में। उसके बाद अगर नागपुर के पठार की बात करें तो नागपुर की दोस्तों जो हमारा पठार है ये सबसे छोटा पठार है। ये भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ये हमारा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर रहे हैं क्योंकि नागपुर का पठार जो है सबसे छोटा पठार है। ये पठार जो है ये अधिकतर, इस पठार का अधिकतर हिस्सा, सबसे ज्यादा अगर हिस्से की अगर हम बात करें तो झारखंड में पड़ता है, फिर बिहार में पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, फिर और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर हम 8 देखते हैं और ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? अब बताइए कि जो निम्न में से ऐसे कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो ट्रांस हिमालय की भाग नहीं है? तो ये जो हमारा ये है 4 जो हमारा है, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अच्छा, एक बात हम करेंगे यहाँ पे, एक बात हम बताएंगे कि जो ये है बहुत ऐसे दोस्तों, अगर किसी ने कोई कहता है किसी को कि या हम ही किसी से कह रहे हैं ऐसी कोई बात कि अगर हम अपना कलेजा निकाल कर रख दें आपके सामने तो कहेंगे कम लाल है, ये और थोड़ा लाल होना चाहिए, कम क्यों लाल है? तो कलेजा से ट्रिक बनता है यहाँ पे, का ले जा। ये जो कलेजा से ट्रिक बनी यहां से, तो इससे हमारा हो जाएगा काराकोरम, एक काराकोरम हो जाएगा, फिर एक यहां हो जाएगा लद्दाख, फिर एक यहां हो जाएगा जास्कर। ये जो हमारी 3 ही निकली पर्वत श्रृंखला ये क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब अगर हम बात करें कि यहीं पर एक हमारी चोटी है, यही जो काराकोरम में हमारी कौन सी चोटी है? काराकोरम में तो ये चोटी जो हमारी है ये माउंट केटू चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगर इसकी नाम की अगर बात करें तो गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा तीनों काराकोरम और लद्दाख और जास्कर जो हमारा पर्वत श्रृंखला है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो हमारा पीर पंजाल जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। पीर पंजाल जो हमारा है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है? ऐसा कौन सा दर्रा है? दर्रा मतलब बच्चों से हम बता रहे हैं दोस्तों कि दर्रा उसे कहते हैं, सुरंग को कहते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, गाड़ी हमारी सुरंग में चली गई, सुरंग से फिर बाहर निकलते हैं, तो जो सुरंग में हम प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, उसी सुरंग को हम दर्रा कहते हैं। तो कौन सी दर्रा है जो श्रीनगर और लेह मार्ग पर स्थित है? तो हम पहले यहाँ बनाएंगे श्रीनगर, जो श्रीनगर हमारा है यहां बनाएंगे हम लेह बनाएंगे, श्रीनगर के नीचे हम जम्मू बनाएंगे और लेह के बीच में बाद हम मनाली बनाएंगे, मनाली हम लिखेंगे। अब इसके बीच में कौन कौन से दर्रे हैं इस विषय पर हम चर्चा कर लें। तो लेह और मनाली के बीच में, लेह और मनाली जो मार्ग है इस पे कौन सा दर्रा स्थित है? तो इस पे दर्रा जो है ये रोहतांस दर्रा स्थित है। रोहतांस दर्रा का दूसरा नाम, अब जो नया नाम बना है उसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। ये हमारा लेह और मनाली के मार्ग में स्थित है। अगर यही हम बात करें लेह और
श्रीनगर की अगर बात करें, लेह से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग की बात करें, तो इस मार्ग में हमें कौन सा दर्रा मिलेगा? तो इस मार्ग के बीच में हमें दर्रा मिलेगा, उस दर्रा का नाम है जोजिला, जोजिला दर्रा, इसके बीच में हमें मिलेगा। अगर हम श्रीनगर के जम्मू वाले अगर रोड पर हम जाएं, अगर जम्मू वाले मार्ग जम्मू से श्रीनगर जाएं, तो इस दोनों शहर के बीच में हमारा जो मार्ग है, इस मार्ग में, इस रास्ते में कौन सा दर्रा पड़ेगा? इस बीच में हमारा जोजिला दर्रा पड़ेगा। इस बीच में हमारा, सॉरी जोजिला नहीं, बनिहाल दर्रा पड़ेगा हमारा। कौन सा दर्रा पड़ेगा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पड़ेगा हमारा इसके बीच में। अब बात यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्रीनगर और लेह मार्ग पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो हमारा श्रीनगर ये हुआ, लेह हमारा ये हुआ, इसके बीच में हमारा जोजिला दर्रा पड़ता है। तो जोजिला दर्रा हमारा कहां पर है? जोजिला दर्रा हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हुआ, बी को हमने लॉक किया। अगर बनिहाल दर्रा हमने ये बता दिया कि श्रीनगर जम्मू के बीच मार्ग में स्थित है। अगर हम बात करें रोहतांस दर्रा, तो रोहतांस दर्रा हमने ये लेह से और मनाली जाने वाले रास्ते के बीच में स्थित है। यहाँ जो हमें मिलता है, जो अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख दर्रा जो हमारा है, लिपुलेख दर्रा जो हमारा है, ये दर्रा हमारा पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में दर्रा हमारा पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर जाएंगे। 11 क्वेश्चन है, जो असम हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? जो हमारा असम हिमालय है, ये असम हिमालय है, ये असम हिमालय ये कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? वो दो नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, सतलुज, सतलुज काली। और नदियां का हम पूरा नक्शा बना करके हम नक्शे के जरिए से समझेंगे। जो हमारा यहाँ से सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी से निकलती है हमारी, फिर यहाँ से हमारी निकलती है सतलुज, सतलुज हमारी ऐसे जाती है। उसके बाद में हमारी यहाँ से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? फिर काली नदी निकलती है, जो काली नदी ऐसे जाती है, ऐसे काली नदी जाती है। फिर यहां से काली नदी से हमारी क्या होता है? फिर काली नदी यहां से निकलती है। उसके बाद में काली नदी के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी है। इस सिंधु सतलुज के बीच में क्या स्थित है? तो सिंधु और सतलुज के बीच में हमारा कौन सा हिमालय पड़ता है? तो पंजाब, पंजाब कश्मीर हिमालय पड़ता है हमारा। सतलुज और काली के बीच में हमारा क्या क्या पड़ता है? तो इसमें हमारा कुमायूं पड़ता है। अगर देखा जाए काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो इधर नेपाल क्षेत्र पड़ता है, नेपाल। अगर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के अगर बीच में हम बात करें, तो इधर असम हिमालय पड़ता है, असम हिमालय पड़ता है। अब इसकी हम प्रमुख विशेषता देख लें कि सबकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबकी प्रमुख विशेषता हमारी ये है कि कुमायूं जो हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, तो ये पिंडारी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। जो पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर, जहां से यमुनोत्री गंगोत्री जो नदी जो वहां से उद्गम होती है, ये पिंडारी ग्लेशियर से होती है। अगर नेपाल की विशेषता, अगर प्रमुख विशेषता देखें, तो इसमें जो हमारा है, ये ऊंचाई में, ये ऊंचाई जो है, ये हमारा नेपाल है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर्वत है, ऐसे और ऊंचाई जो है तीस्ता और हिमालय, सॉरी जो हमारा असम और हिमालय है, इसकी अगर प्रमुख विशेषता देखा जाए, तो जैव विविधता, जो जैव विविधता हमारा दोस्तों, ये असम हिमालय में पाया जाता है, जो विविधता, जिसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? जो विविधता, बायोडायवर्सिटी जो कहते हैं, यहाँ पड़ता है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? जो हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, असम हिमालय की कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों? तो असम और हिमालय कौन सी दो नदी? असम हिमालय हमारा यहाँ पड़ता है, और दो नदी कौन कौन सी दोस्तों? तो ये हमारा तीस्ता है और एक हमारा ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन हमारा राइट ही होगा, डी नंबर ऑप्शन।
डी नंबर ऑप्शन जो हमारा है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर हम उससे पहले और हम देख ले, जो नेपाल है काली और तीस्ता के बीच में, हमारा कुमायूं और सतलुज काली के बीच में, सिंधु सतलुज के बीच में हमारी जम्मू और कश्मीर हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं, वो दर्रों का कहाँ स्थित है, वो दर्रा का हमने प्रदेश का नाम बताना है। ये दर्रा जो हमारा है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये दर्रा जो हमारा है सिपकिला दर्रा जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी दर्रे जो हमारा सतलुज नदी है, इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज जो नदी हमारी जो भारत में प्रवेश करती है, इस सिपकिला दर्रे से पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा अगर की बात हम करें कि नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो ये सिक्किम में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है। अगर हम बोमडिला दर्रा की बात करें तो दोस्तों बोमडिला दर्रा जो हमारा है ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बोमडिला दर्रा। अगर हम तुजू दर्रा की बात करें कि तुजू दर्रा हमारा कहाँ पड़ता है, तो तुजू दर्रा हमारा जो है ये मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में तुजू दर्रा हमारा जो है ये मणिपुर में पड़ता है। तो सारे दर्रे का जो हमें नाम प्रमुख दर्रे का नाम पूछा गया था, इसमें कोई क्वेश्चन तो था नहीं, तो सारे दर्रे के हमने कहाँ पड़ते हैं वह हमने बता दिए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा जो है किस प्रकार मैदान में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मतलब जो नई जलोढ़ वाली जो मृदा है, मिट्टी है, वो कौन से मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, भाभर, तराई, बांगर, खादर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम भाभर की बात करेंगे। भाभर की बात हम बात करेंगे, तराई की बात करेंगे, तराई की बात से हम बांगर की बात करेंगे, बांगर के बाद हम किसकी बात करेंगे, खादर की बात करेंगे, खादर के बाद हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे। तो भाभर जो हमारी मैदानी क्षेत्र है, ये जहां नदी भूमिगत हो जाती है, भूस्थलीय हो जाती है, जो जमीन के नीचे चली जाती है, जहां पत्थर के नीचे नदी चली जाती है, जमीन के नीचे चली जाती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जहां से हमारी नदी भूमिगत हो गई, भूमिगत हुई, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को हम भाभर मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। तराई क्षेत्र किसको कहेंगे हम, जहां नदी का पानी इकट्ठा रुक जाए दोस्तों, जब पानी रुकने के बाद वहां की मिट्टी दलदली टाइप हो जाए, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, तराई मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। जहां दलदली मृदा को हम क्या बोलेंगे, और तराई मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। और जो हमारी बांगर है, ये बांगर हम किसको बोलेंगे, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम बांगर बोलेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर बोलेंगे। खादर किसको बोलेंगे, ये जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसे हम खादर बोलेंगे। नवीन जलोढ़ मृदा है इसे हम क्या बोलेंगे, इससे हम खादर बोलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मृदा जो हमारी है ये किस में पाई जाती है, नवीन जलोढ़ हमारा यहाँ है, और खादर, तो ये खादर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग की, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, और हमारे ये सब गलत ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है। 14 नंबर में सतपुड़ा श्रेणी की, इस श्रेणी दोस्तों थोड़ा ये हुआ है कि हमारे जो राइटर साहब थे इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है, इसको ऐसे लिखा जाता है, जो कोई बात नहीं, वो लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, तो सतपुड़ा श्रेणी की जो हमारी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हमारी जो है ये हमारा है धूप। ये धूप जो गढ़ है ये हमारा है। ये पूछा गया है कि ये जो सतपुड़ा जो श्रेणी पहाड़ है, उस पहाड़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा धूपगढ़ है। अगर इसे बात करें गुरु शिखर जो है हमारी आरावली जो पहाड़ी है, आरावली पहाड़ी कहाँ पड़ता है, कौन से प्रदेश में, ये पड़ता है राजस्थान में। ये राजस्थान में पड़ता है
आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची, सबसे शिखर वाली जो चोटी है, सबसे ऊंची शिखर वाली चोटी है, शीर्ष वाली चोटी है, वो हमारी गुरु शिखर इसे कहते हैं, आरावली पहाड़ी में पड़ती है। अगर हम दो दो बेटा की बात करें, जो दो दो बेटा जो हमारी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये नीलगिरी पर्वत की है, नीलगिरी पर्वत की है। अगर हम कंचनजंगा की अगर बात करें हम, तो ये कहां पर पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी है, धूपगढ़। धूपगढ़ जो हमारे है, ये सतपुरा की सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताओ दोस्तों, हिमालय की जो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। बस इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत लोग बस माउंट केटू, माउंट केटू। हाँ मैं मानता हूं माउंट केटू जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पहाड़ है, माउंट केटू है। पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऐसे में तो लोग खराबी कर देते हैं, क्वेश्चन ही खराब कर देते हैं एग्जाम में। जो माउंट केटू जो हमारा है, ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाए कि भारत का सबसे ऊंची चोटी, तब तो माउंट केटू सही है, राइट है। अगर पूछा जाए हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की अगर भाग है और भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो माउंट केटू ना होकर के बल्कि वो कंचनजंगा होगा। कौन सी चोटी होगी, वो कंचनजंगा होगी। कंचन जो होगा जो हमारा ये हिमालय पर्वत, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा हमारा है। अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय का जो भाग है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय का जो भाग है भारत में सबसे ऊंची चोटी है, तब ये होगा हमारा केटू। क्योंकि केटू जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय से पहले हमारा ट्रांस हिमालय बना, और ट्रांस हिमालय से बना हमारा पर्वत माउंट केटू। तो ये भारत का माउंट केटू का ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, तो माउंट केटू सबसे ऊंचा पर्वत। अगर केवल भारत की हम बात, इसको हम लिख देते हैं, हम भूल जाएंगे। हम ये लिख दे रहे हैं कि अगर हिमालय की बात की जाए, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो राइट आंसर हम बता दिए, कंचनजंगा। अगर पूछे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट केटू। अभी माउंट केटू से पहले हमने बताया था दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर और बाद की गाड़ी विनास्टिन के नाम से जाना जाता है। तो अगर ट्रांस हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें हम, तो यहाँ हमारा माउंट केटू हो जाएगा। अगर हम बात करें केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी, फिर भी माउंट केटू हो जाएगा। समझ में दोस्तों। और उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर, लाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। वो थोड़ा हमारे राइटर साहब ने थोड़ा उसको टाइप करने में कहीं गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं है। ये लाल घाट दर्रा ना होकर के ये जो है, ये हमारा थाल घाट दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है, थाल घाट दर्रा है। ये किस राज्य में स्थित है, तो थाल घाट दर्रा हम बताएंगे किस राज्य में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। हम बताना चाहेंगे विस्तार पूर्वक कि थाल घाट दर्रा कहाँ पे है। ये जो हमारा ये मुंबई है, ये जो हमारा मुंबई है, ये मुंबई से एक रास्ता जाता है नासिक, एक रास्ता नासिक जाता है, और यहीं से एक रास्ता पुणे जाता है। तो जो नासिक रास्ता जो यहाँ से जाता है, ये नासिक जो जाने का जो मार्ग है, ये नासिक और एक पुणे जाने का जो मार्ग है, मुंबई से नासिक जाने वाले मार्ग पे एक यहाँ पे दर्रा पड़ता है। दर्रा तो पहले बता चुके हैं हम, दर्रा उसी को कहते हैं, सुरंग को कहते हैं, जिस मार्ग से अगर हम जाएं और सुरंग से हम गुजरे तो दर्रा ही उसको हम कहते हैं। तो यहाँ हमारी मुंबई और नासिक दो शहरों के बीच में, इस मार्ग दो शहरों के बीच में एक मार्ग, इस मार्ग पर हमारा कौन सा दर्रा है, तो इस पे हमारा थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा है। अगर हम बात करें मुंबई से पुणे जाने के वाले मार्ग पे, तो इस मार्ग पे हमें कौन सा दर्रा मिलेगा, इस मार्ग के बीच में हमारी एक कौन सी दर्रा मिलेगी, यहाँ पर भोर घाट दर्रा मिलेगा, भोर घाट दर्रा। तो दोस्तों आप दर्रा तो समझ ही गए कि कैसे कहां से कहां गए, तो हमें ये थालघाट दर्रा मिला, और मुंबई से फिर पुणे गए तो हमारा भोर घाट दर्रा मिला। दर्रा तो आप समझ गए किसे कहते हैं, सुरंग को कहते हैं। तो हमारा पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि
थाल घाट दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग तो सब जानते हैं कि हमारा जो मुंबई है, ये मुंबई किस प्रदेश में है? तो मुंबई जो हमारा है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। और बाकी क्या बात करें इसमें? फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? दोस्तों अगर हम बात करें, अरे चलिए ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं किए है, कोई बात नहीं, एकमात्र अगर पूछा ही तो गया है कि हमारे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है एकमात्र सक्रिय द्वीप है। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी गंगा की सहायक नदी दाएं ओर से मिलती है? गंगा नदी जो हमारी है ये बाएं ओर से नहीं दाएं ओर से मिलती है। तो पहले हम दाएं और बाएं समझ ली कि कहां से कैसे क्या है। गंगा नदी जो हमारे, अभी हम कुमाऊं की जब हम बात किए थे तो उसमें हम विशेषता बताए थे कि कुमाऊं में हमने उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उसमें गंगोत्री यमुनोत्री जो पिंडारी ग्लेशियर की हम बात किए थे वहीं से हमारी गंगा नदी निकलती है, वहां से निकलती है। जब उसका नाम वहां पर क्या रहता है, उत्तराखंड, जो हमारी वहां ग्लेशियर गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से, तो वहां उसका नाम क्या रहता है, भागीरथी। और जब भागीरथी अलग अलग नंदा, जब नदी दोनों आपस में आकर के मिल जाती हैं तो वहां देव प्रयाग बनाती है। देव प्रयाग बना करके जब नदी हमारी राजा जी पार्क, कृषि पार्क जब आती है, वहां से होते हुए हमारी नदी जब यहाँ हरिद्वार में पहुंचती है, हरिद्वार में जब पहुंचती है तो ये नदी हमारी जो गंगा नदी है ये सीधे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है। और मैदानी क्षेत्र में फैल करके ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एंट्री मार करके प्रवेश करती है और सीधा फर्रुखाबाद से होते हुए, कन्नौज और कानपुर से होते हुए, इलाहाबाद से मिर्जापुर, गाजीपुर, सीधा बिहार निकल जाती है। तो ये हम निकाल दिए यहाँ से, बिजनौर से निकाल दिए हम, बिजनौर से होते हुए ऐसे 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 हमारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उत्तर प्रदेश का हमने जिला बता दिया कहां से गुजर रही है, ऐसे भागलपुर से होते हुए बिहार और चली जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब बात करेंगे गंगा नदी, हमारी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी दाएं ओर से मिलती है? तो दाएं ओर से इधर का हिस्सा जो है ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, इधर का हिस्सा जो है ये दाईं ओर है। तो बाईं ओर और दाईं ओर, इधर का हिस्सा ये दाहिने में पड़ता है हाथ, तो ये दाईं ओर, ऊपर का हिस्सा जो बाएं में पड़ता है वो बाईं ओर। अब बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नदी आकर के मिलती है जिसे रामगंगा कहते हैं। ये रामगंगा जो है, ये रामगंगा जो है ये आकर के यहाँ गंगा नदी में मिलती है दाहिने ओर से। फिर उसके रामगंगा के बाद में एक गोमती नदी आकर के वो मिलती है। गोमती नदी जो हमारे लखनऊ शहर से गुजर के होकर गई है, जो लखनऊ के तट पर पड़ती है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो पड़ती है वो गोमती नदी है। गोमती नदी के बाद हम बात करेंगे एक घाघरा नदी पड़ती, सॉरी, गोमती नदी के बाद घाघरा नदी पड़ती है। कौन सी नदी पड़ती है? घाघरा नदी पड़ती है। उसके बाद में हम बात करें तो घाघरा के बाद गंडक नदी पड़ती है, गंडक नदी पड़ती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गंडक के बाद कोसी नदी पड़ती है। कोसी के बाद अगर हम बात करें तो महानंदा पड़ता है। ये जो महानंदा नदी है ये महानंदा नदी पड़ता है, कोसी के बाद महानंदा नदी पड़ता है। तो अब बात करें कि दाहिने ओर से कौन सी नदी पड़ती है, तो अभी यमुनोत्री का नाम लिए थे, वही गंगोत्री का जहां नाम लिए थे, फिर हमने यमुनोत्री का नाम लिए है। वही ग्लेशियर से हमारे यमुना नदी निकल करके आई है जो देव प्रयागराज में मिलती है। ये यमुना नदी हमारे दिल्ली के तट से होते हुए जो आती है, ये यमुना नदी जो है ये हमारी दाहिनी ओर, दाईं ओर से आकर के मिलती है। और साथ साथ में एक नदी और आकर के मिलती है जो सोन नदी है। जो सोन नदी है जो या करके दाईं ओर से मिलती है। यमुना नदी जो है ये दाईं ओर से मिलती है और सोन नदी जो है ये दाईं ओर से मिलती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में कौन सी गंगा की सहायक नदी दाएं ओर से मिलती है? अब दहिना हमारा ये है तो यमुना मिलती है और सोन नदी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? रामगंगा, ये गलत ऑप्शन, क्योंकि ये बाएं ओर से मिलती है, इसको काट दो। सोन नदी तो हमारी कहां से मिलती है? ये दाएं ओर से मिलती है, ये हमारी राइट आंसर हुआ, ये राइट। कोसी नदी, कोसी तो यहां पड़ता है, ये तो दाईं ओर से, ये तो बाईं ओर से मिलती है, ये हमारी गलत है। गोमती नदी हमारी ये भी
ये भी बाईं ओर से मिलती है, तो ये भी गलत है। तो निम्न से कौन सी गंगा की सहायक नदी दाएं ओर से मिलती थी? तो दाएं ओर से खाली हमारी सोन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसी में अगर हम बात करें कोसी नदी की, कोसी नदी की अगर हम बात करें तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहता है इसको? हम बिहार का दोस्तों शोक कहा जाता है। अभी हाल ही में वहां पे इतना बाढ़ सैलाब आया था, इतना भयंकर सैलाब आया था कि बिहार में बहुत सारे लोग का घर एकदम तबाही से सब डूब गया। तो इसको बिहार का शोक कहा था, क्योंकि ये बिहार का शोक इसलिए कहता है कि यहाँ इतना अगर ये नदी, अगर कोसी नदी फूलती अगर है तो कहीं ना कहीं कई हजार एकड़ में पूरा फैल करके और पूरा तबाही मचा देती है, पूरा तबाही मचा करके वहां के लोगों पर इतना भयानक प्रभाव डालती है कि वहां के लोग के घर वर जो है सब बह जाता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो अब की बार में जो कोसी नदी का जो वहां का मामला हमने देखा है बिहार में, बहुत डेंजरस मामला था। तो अब आप बात करेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अलमाटी बांध कहां पर स्थित है? दोस्तों जो अलमाटी बांध हमारा है ये कहां पर स्थित है? अलमाटी से हम बनाएंगे माटी, और माटी है क्या? तो हम बात करेंगे कि भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, ये श्री कृष्ण जी जो हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं ये बचपन में खाते थे, क्या खाते थे? माटी। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं ये बचपन में क्या खाते थे? माटी। और माटी खाकर, अलमाटी से भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में खाते थे माटी, और माटी खाकर क्या करते थे? नाटक। क्या करते थे? नाटक। और नाटक से हमारा क्या बना? नाटक से हमारा क्या बना? कर्नाटक। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा जी ने कहा कि श्री कृष्ण आप माटी खाकर नाटक क्यों करते हो? तो वही नाटक जब किए तो कर्नाटक हम प्रदेश बना दिए। तो ये हमारा ट्रिक हम ऐसे बना लिए कि अलमाटी जो बांध है ये कहां पर स्थित है? अलमाटी बांध जो हमारा है ये श्री कृष्ण हमने कृष्णा नदी पर बना लिया। जो हमारा राइट आंसर जो है अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हमारा ये हुआ। उसके बाद अगर ये बात किया जाए हम महानदी की अगर बात करें, जो हमारा महानदी है ये नदी जो हमारा है इसमें सबसे बड़ा हीराकुद बांध है। हीराकुद की अगर बात करें हम तो संसार का सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध, हीराकुंड नहीं, हीराकुद बांध। कौन सा बांध? हीराकुद बांध जो हमारा है ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। कहां पे है? ओडिशा में हीराकुद बांध। इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि हीराकुद जो बांध है ये संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे बड़ा और लंबा हमारा जो बांध है। इसी में हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध, ये जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, ये कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहां? गुजरात में पड़ता है। अगर इसी में अगर हम बात करें कावेरी नदी की, कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी पर हमारा कौन सा बांध है? तो इस पे मेट्टूर बांध है। कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है। कावेरी नदी पर हमारा मेट्टूर बांध है। और मेट्टूर बांध हमारा कहां पड़ता है? मेट्टूर बांध जो हमारा है, मेट्टूर बांध हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। सॉरी, ये मेट्टूर बांध जो हमारा है ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। अगर ये हम बात करें बेतवा नदी, अगर बेतवा नदी की हम अगर बात करें, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी जो हमारा है ये बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। और कहां पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध जो है, माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। आगे नोट कर लीजिएगा दोस्त कि आगे नोट ये करिएगा कि उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में हमारा कौन
कौन सा बांध स्थित है? तो माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। वो बेतवा नदी पर हमारा माता टीला बांध है, जो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। तो सारे बांध इससे हो गई। हम आगे बात करेंगे, जिसमें हमारा राइट ऑप्शन ये है। हम आगे बात करेंगे दोस्त कि आगे हमारा क्या है, रेगुर किसे कहा जाता है? जो रेगुर हमारा है ये किसे कहा जाता है दोस्तों? रेगुर जो हमारा है, एक करेबा को क्या कहा जाता है? करेबा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो करेबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये केसर के लिए प्रसिद्ध है, केसर। तो अगर हम बात करें काली मृदा को, काली मृदा को रेगुर, काली मृदा को रेगुर कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे काली मृदा को रेगुर कहा जाता है, कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काली मृदा हमारा है। कपास के लिए, इसी में अगर हम बात करें तो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काली मृदा है। कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काली मृदा है। अगर हम काले प्रदेश की बात करें तो दोस्तों दामोदर नदी का जो प्रदेश पड़ता है वो उसको काले प्रदेश कहा जाता है। दामोदर नदी का प्रदेश, दामोदर नदी का जो प्रदेश है उसे काले प्रदेश कहा जाता है। जो दामोदर नदी का जो क्षेत्र है, दामोदर नदी का क्षेत्र है, जो दामोदर नदी का जो प्रदेश है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? काले प्रदेश कहते हैं। समझ गए? दामोदर नदी का जो प्रदेश है उस प्रदेश को क्या कहते हैं? काले प्रदेश कहते हैं।